हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चले गाइज, आज की क्लास को स्टार्ट कर दे। तो आज है आपकी क्लास 10, जो कि आज आपकी लास्ट क्लास रहने वाली है हिस्ट्री की, जिसमें हमने आपकी क्लास 6 के आपके सारे चैप्टर कंप्लीट कर लिए हिस्ट्री से रिलेटेड। साथ ही साथ आपके पॉलिटी के भी सारे चैप्टर कंप्लीट हो गए। अब आपके यहाँ पर ज्योग्राफी प्लस आपकी यहाँ पर 7 क्लास की आपकी हिस्ट्री वगैरह जो यहाँ पर स्टार्ट करा दी जाएगी। तो जाकर प्रीवियस क्लासेस चेक कर लेना। अगर आप CTET क्लियर करना चाहते हो तो आपको NCERT पढ़नी ही पड़ेगी। पेपर सेकंड के लिए NCERT आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप साइंस के स्टूडेंट हो या फिर आप SST के, सभी के लिए पढ़नी पड़ेगी। तो यहाँ पर SST मैं आपकी करा रही हूँ, और साइंस वाले स्टूडेंट हैं वो अपनी NCERT की बुक डाउनलोड कर लीजिए। कहाँ से होगी, किस प्रकार से होगी, वो सब आपको बता रखा है। जाकर प्रीवियस क्लासेस चेक कीजिए, वीडियोज़ चेक कीजिए, जिसमें बताया गया है कि आप न्यू NCERT, जो कि आपकी अब की बार NCERT रखी गई है, इस बार आपका काफ़ी सिलेबस कम किया गया है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। तो वो सब आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको बताई गई है। तो जाकर एक बार प्रीवियस वीडियोस चेक कर लेना। तो चले गाइस, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज के चैप्टर का नाम है आपका इमारतें, चित्र तथा किताबें। तो यहाँ पर कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको एक स्टोरी दी गई होती है, ऐसी यहाँ पर है। ये क्या है आपका मारुतसामी और लोहे स्तंभ। मारुतसामी जो है आज बहुत खुश था। यहाँ पर क्या है, पहिएदार कुर्सी में बैठकर उसका भाई उसे कुतुब मीनार दिखाता हुआ प्रसिद्ध लोहे स्तंभ के सामने ले आया, और धूल भरे पथरीले आपके रास्तों में लैंप के सहारे जो है वो आना बहुत मुश्किल था। अपने इस अनुभव को आपका मारुतसामी कभी नहीं भूल पाएगा। तो इस प्रकार जो है ये बच्चा आपका कह सकते हो दिव्यांग था, तो इसका जो एक्सपीरियंस था वो सारी चीज़ें हमें आप बच्चों को बताएंगे, उस चीज़ से रिलेट करेंगे। अब बात करते हैं आपके यहाँ पर धातु विज्ञान क्या है। प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया। पुरातात्विक यहाँ पर खुदाई ने यह दर्शाया कि हड़प्पावासी कुशल शिल्पी थे, और उसके जो तांबे के धातु क्रम है, जिसे आपका धातु शोधन की जानकारी थी, उन्हें तांबे के और टीन को मिलाकर कांसा भी बनाया जाता है। तो क्वेश्चन कई बार बना है कि तांबे और टीन को मिलाकर क्या बनता है, तो आपका कांसा बनता है। यहाँ पर क्या है, जहाँ हड़प्पा वासी कांस्य युग से जुड़े थे, तो क्वेश्चन ये भी बनता है हड़प्पा वासी में आपका क्या देखने को मिलता है, कांस्य युग। इसके जो उत्तराधिकारी लोहे युग से संबंधित थे, इसकी इनके उत्तराधिकारी कौन से थे, ये सब हमने आपके स्टार्टिंग के चैप्टर में पढ़ा था, तो जाकर वो भी चेक कर लेना। यहाँ पर क्या है, भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता है। जैसे कि आपका यहाँ पर लोहे के भी यहाँ पर आपकी किस्म दे रखी है, जैसे कि आपका खोटा लोहा, पिटवा लोहा या फिर आपका ढलवा लोहा। तो इन तीनों लोहे का भी याद रखना है, काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। अब चलते हैं आपका लोहा स्तंभ। यहाँ पर क्या है, मेहरौली दिल्ली। तो कहाँ पर है आपका मेहरौली दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा हुआ यह लोहा स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। तो कहाँ पर है आपका मेहरौली में, दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर के खड़ा हुआ यहाँ पर लोहे का स्तंभ जो है भारत के शिल्पकारों की कुशलता का, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन ये सब चीज़ें आपके यहाँ पर बनी गई है, तो शिल्पकारों का जो है एक अद्भुत उदाहरण है। इसकी ऊंचाई की आपकी यहाँ पर 7 आपकी 2 जो है इसकी मीटर है, तथा आपका वजन जो है 3 टन से भी ज़्यादा है। तो ये चीज़ें नोट डाउन करते चलिए, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो सभी आपको अपनी नोटबुक में आपको नोट डाउन करनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। और साथ ही साथ जब आप एंड टाइम पर रिवीजन करते हो तो आपके नोट्स ही आपके काम आएंगे। तो अभी से नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। इसका निर्माण जो है आपका 1500 साल पहले हुआ। तो कब हुआ, 1500 साल पहले। ऊंचाई आपकी 7.2 है, और साथ ही साथ यहाँ पर आपका वजन या कह सकते हो 3 टन से भी ज़्यादा इसका वजन है। आगे इसके बनने के समय की जानकारी हमें इसके खुदे अभिलेख से मिलती है। किसके अभिलेख से, इसमें आपका चंद्र नामक एक शासक का जिक्र है, जो संभवतः गुप्त वंश के थे। किसके थे, गुप्त वंश के। आश्चर्य की बात यह है कि इतनी शताब्दी के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा। क्या इसकी सबसे बड़ी बात है, ये लोहे का है, लेकिन फिर भी बारिश होती है, बहुत तरह के आपके मौसम चेंज होते हैं, लेकिन फिर भी इसमें जंग नहीं लगा। ये इसकी सबसे खास बात है। ईंट और पत्थरों की इमारतें हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसी कुछ इमारतों में भी देखने को मिले हैं। स्पूत का शब्द क्या होता है आपका, टीला। क्या होता है, टीला। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। हालांकि सबूत विभिन्न आकार के थे, कभी गोल, कभी लंबे, तो कभी बड़े, कभी छोटे। उन सब में से एक समानता थी। क्या थी, उन सब में एक समानता थी। प्राय सभी स्तूपों के भीतर जो एक छोटा सा डिब्बा रहता था। क्या, डिब्बा। इन डिब्बों पर बौद्ध तथा उनके अनुयायी के शरीर के अवशेष, जैसे कि दांत
आपके हड्डी, राख या उनके द्वारा प्रयुक्त कई चीज़ों या कह सकते हो कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे हुए होते थे। तो ये सारी चीज़ें जो आपकी सभी स्तूप में कॉमन थी, इन्हें क्या कहा जाता है? इसे धातु मंजूषा कहते हैं। तो पूछा जाए धातु मंजूषा किसे कहते हैं, तो वो सब चीज़ें आपकी ये हो गई इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है। और नोट तो आपको इनके नोट्स भी बनाने हैं। प्रारंभिक स्तूप आपके धातु मंजूषा के ऊपर रखा गया मिट्टी का टीला भी होता है। क्या होता है? मिट्टी का टीला भी। बाद में इन टीलों को ईंटों से ढक दिया जाता है। बाद के काल में आपका यहाँ पर गुम्बद नुमा ढांचे के तरासे हुए पत्थर से भी ढका गया है। तो ये सारी चीज़ हो गई। आगे बात करते हैं। आपका प्राय स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा के लिए आपका वर्ताकार पथ भी बना हुआ है। क्या इनके चारों तरफ जो है आपकी एक परिक्रमा का एक पथ भी बना हुआ है, जिसे आपका यहाँ पर क्या कहा जाता है? प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। तो प्रदक्षिणा पथ किसे कहा जाता है वो याद रखना है। कहाँ पर बना होता है ये भी याद रखना है। कहाँ होगा? आपके स्तूपों के चारों ओर आपका बना होता है। इस रास्ते में आपका रेलिंग से घिरे हुए दिया जाता है, जिसे आपका वेदिका कहते हैं। रेलिंग से घिरा हुआ होगा जिसे आपका वेदिका कहेंगे। वेदिका में आपका प्रवेश द्वार बने होते हैं। क्या होता है? आपका प्रवेश द्वार बने होंगे। रेलिंग तथा तोरण प्राय मूर्ति की सुंदर कलाकृतियों से सजे हुए होते हैं। याद रखना, रेलिंग तथा तोरण जो है मूर्तियों की सुंदर कलाकारी से जो है यहाँ पर सजे हुए होते हैं। मानचित्र में हम देखेंगे कि आपका अमरावती ढूंढने को हम बच्चों को ये सारी चीज़ें कहेंगे। आगे आपका यहाँ कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए थे। कई बार पहाड़ियों को काटकर बनावटी गुफाएं भी बनती है। इस तरह की कई गुफाएं तथा मूर्ति तथा चित्रों के द्वारा सजाई जाती है। तो इन चीज़ों का याद रखना है आपको। यहाँ पर क्या आपका सांची का महान स्तूप मध्य प्रदेश, कहाँ पर है आपका? मध्य प्रदेश में। उसका यहाँ पर जो है आपका फोटो दिया गया है। इस तरह के स्तूपों का निर्माण कई 100 साल तक जो है चला रहा होगा। आगे है इन स्तूपों में ईंट का प्रयोग किया गया है। ये आपका अशोक का जो हमने पढ़ा था उसमें आपका अध्याय 7 में सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ी थी कि जमाने का जब रेलिंग तथा प्रवेश द्वार बाद के शासकों के काल में जोड़े गए। क्या हुआ? रेलिंग तथा आपके प्रवेश द्वार बाद में जुड़े। बाई जो है आपका अमरावती की एक शिल्प करती है। इस चित्र को देखकर आपको इसका क्या करना है? वर्णन भी करना है। हम बच्चों को क्या कहेंगे? भाई ये चीज़ें देखो, फिर इसका हम क्या करेंगे? बच्चों के साथ वर्णन भी करेंगे। तो यहाँ पर है आपका इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिर का भी निर्माण हुआ, जिसमें कि आपके विष्णु, आपके शिव, दुर्गा जैसी देवी देवताओं की पूजा होती है। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या था? गर्भगृह होता था, जहाँ मुख्य देवी तथा देवताओं की मूर्ति को रखा जाता था। इस स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे, भक्त पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह एक पवित्र स्थान के रूप में आपका यहाँ पर क्या था? प्रसिद्ध होता और भक्त पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए तथा भीतर गांव जैसे मंदिरों को उसके ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जिसे आपका शिखर कहा जाता था। तो शिखर क्या था? आपका ऐसे मंदिरों के ऊपर कोई ऊंचाई का निर्माण करते थे मंदिरों का, उसी आपका शिखर कहा जाता था। यह आपके सामने जो यहाँ पर आपका चित्रण किया गया है। चित्र कभी हम यूज़ करते ताकि बच्चे इन चीज़ों को देखकर रिलेट कर पाए। हाँ भाई, ये तो ऐसे ही बताया गया है जैसा हमारे चैप्टर में लिखा गया, तो दिखने में भी ऐसा है। तो वही सब चीज़ें या क्या उत्तर प्रदेश के आपके भीतर गाँव का एक आरंभिक मंदिर है। कौन सा? आपका भीतर गांव का एक आरंभिक है, और इसमें जो है आपके 1500 साल पहले पक्की ईंट तथा पत्थरों से बनाया गया है। ये आपका पक्की ईंट तथा पत्थरों से बनाया गया है। आगे आपका दाएं जो है आपका यहाँ पर महाबलीपुरम का एक अक्षामिक मंदिर है। किसका है? आपका महाबलीपुरम का। इसमें जो है आपके प्रत्येक मंदिर का एक विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया है। इसे बनाने में आपका यहाँ पर एकाश्म कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसलिए इसे एकाश्म कहा जाता है क्योंकि पहाड़ों को तराश कर बनाया गया। ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिरों में बहुत जो है विभिन्नताएं देखने को मिलेगी। ईंटों से बने इमारतों के नीचे जो है ईंटों को एक एक तह में जोड़ते हैं, ऊपर की ओर ले जाते हैं। जब चट्टान तराश कर बनाए जाने वाले मंदिरों को पत्थर काटने के लिए ऊपर से नीचे क्रम में बनाते थे। इन मंदिरों को बनाते समय जो है पत्थर काटने के लिए किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता था? हम बच्चों को कहेंगे भाई बताओ, जैसे हम ये पत्थर काटते होंगे तो इन्हें किस किस समस्या का समाधान करना पड़ता था? कौन कौन सी समस्याएं देखने को मिलती है, उन सबकी सूची बनाओ। तो यहाँ पर क्या आपका ऐहोल का दुर्गा मंदिर। ऐहोल किसकी राजधानी है? हमने आपका प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है। ये भी आप हमें कमेंट करके बताओगे ताकि आपका रिवीजन भी हो सके। तो ये क्या आपका दुर्गा मंदिर के यहाँ से जो है आपका बना हुआ है। आगे ये लगभग 1400 साल पहले बनाया गया है। तो कब बना है? ये आपका 1400 साल पहले बनाया गया। आगे है यहाँ पर शिखर निर्माण के कार्य कठिन के लिए सावधानी योजना। शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए यहाँ पर
योजना बनानी पड़ती थी। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी, मंदिरों में मंडप नाम की भी जगह होती थी। यहाँ पर एक सभागार होता था जहाँ पर लोग इकट्ठे हुआ करते थे। तो याद रखना है कि आपके मंदिरों में मंडप भी होता था, सभागार होता था, वहाँ पर लोग जो इकट्ठे होते थे। मानचित्र में हम देखेंगे महाबलीपुरम तथा ऐहोल को ढूंढो, बच्चों को एक्टिविटी देंगे क्योंकि मानचित्र वगैरह में ही आपको बच्चों को एक्टिविटी देंगे, बच्चे ढूंढेंगे, इंटरेस्ट लेंगे इन चीज़ों में। इन शहरों में पत्थरों से बने कुछ उत्कृष्ट मंदिर है, उनमें कुछ दिखाई दिए गए हैं। तो यहाँ पर क्या आपको कुछ फोटो भी वगैरह दिखाई गई है। आगे चलते हैं आपका यहाँ पर स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे। स्तूप तथा मंदिर बनाने की प्रक्रिया की कई अवस्थाएं आती थी। इसके लिए काफ़ी धन भी खर्च होता था। आमतौर पर राजा या रानी इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे। पहला काम अच्छी किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोद कर निकालना। फिर क्या होता था, आपके मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार कर तय करना कि किस स्थान पर जो आपके शिलाखंडों को पहुँचाना होगा। साथ ही साथ इन पत्थरों को जो है छाट काट कर जो है तराशने के बाद खंभों, दीवारों व चौखटों तथा फर्शों तथा छतों का आकार दिया जाता था। इसके बाद जो है इसे तैयार करने के लिए सही जगहों पर जो है उन्हें लगाना भी काफ़ी मुश्किल काम था। तो ये सारी चीज़ें क्या होती थी, आपके मंदिरों का बनाना, स्तूपों को बनाना, ये सारी आपकी चीज़ें कराई जाती थी। यहाँ पर क्या द्विमंजिली इमारत का बनाया गया। यहाँ पर क्या कमरों के प्रवेश द्वारों को ध्यान से देखिए, इसमें जैन भिक्षुक रहते थे और ध्यान करते थे। तो यहाँ पर क्या आपके जैन भिक्षुक वगैरह रहते थे, ध्यान करते थे। और यहाँ पर कई आपको अंतर देखने को मिलेगा जो हमने आपके अध्याय 2 में पढ़ी है, गुफाएं, और इनमें क्या अंतर है हम बच्चों से पूछेंगे। इसमें क्या है आपका नीचे ये आपका राष्ट्रीय संग्रह नई दिल्ली में एक मूर्ति का चित्रण है। यहाँ पर क्या तुम यहाँ देख पा रहे हो कि किस प्रकार गुफाओं की खुदाई की गई होगी। तो यहाँ पर आपका एक चित्र बनाया गया भाई किस प्रकार गुफाओं को खोजते होंगे, किस प्रकार सारी चीज़ें होती होगी। तो इस प्रकार का यहाँ पर आपकी एक मूर्ति रखी गई है। कहाँ पर आपकी दिल्ली में है, राष्ट्रीय संग्रहालय में। तो इसमें इस प्रकार के शानदार ढांचों का निर्माण करने के लिए शिल्पकारों को सारा खर्च संभवतः राजा रानी देते होंगे। इसके अतिरिक्त जो आपके स्तूप मंदिर में आने वाले भक्त जो भी उपहार लाते थे उससे जो है यहाँ पर इमारत की सजावट की जाती थी। जैसे हाथी के दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संघ ने सांची के लिए एक अलंकृत प्रवेश द्वार तोरण को भी बनाने का खर्च दिया था। आगे आपका इसकी सजावट के लिए जो पैसे देने वाले व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार या फिर ऐसी कई स्त्री या पुरुष शामिल थे जिनके नाम जो है खंभों तथा रेलिंगों तथा दीवारों पर खोदे गए हैं। तो ये सारी चीज़ें भी नाम भी लिखे गए हैं। इसलिए तुम इन स्थानों को देखने जाओगे तो याद रखना कि कितने सारे लोगों ने इन्हें बनाने तथा सजाने में योगदान दिया था। तो हम बच्चों को कहेंगे भाई जब तुम कभी ये चीज़ें देखने जाओ तो इन चीज़ों को भी नोटिस करना। अब हमने बच्चों को पढ़ा दिया, जब बच्चे कभी भी देखने जाएंगे तो इन चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे। भाई हमने चैप्टर में ये पढ़ा था, हमें टीचर ने ये बताया था, हाँ ये तो भाई ऐसा ही है, यहाँ पर नाम भी लिखे हुए हैं, इनका तो देखने में स्ट्रक्चर ऐसी है जैसे हमने किताबों में पढ़ा। तो वही सब चीज़ें जो है हम बच्चों को यहाँ पर रिलेट कराएंगे। तो यहाँ पर है आपका चित्रकला। मानचित्र 7 में आपने अजंता को ढूंढो। ठीक है, इसमें क्या है, यहाँ वह जगह है जहाँ पर पहाड़ों के सैकड़ों साल के दौरान काफ़ी गुफाएं खोदी गई और इसमें ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुकों के लिए बनाए गए विहार है। इनमें से कुछ का चित्रण के द्वारा जो है सजाया गया, यहाँ पर जो है चित्रों के द्वारा बताया गया। यहाँ पर इनके कुछ उदाहरण दिए गए। गुफाओं के अंदर जो है आपका अंधेरे होने की वजह से अधिकांश चित्र जो है मसालों की रोशनी में बनाए गए। किसकी मसाल जला जला कर जो है यहाँ पर चित्र बनाए गए। इन चित्रों के रंग में जो है आपका 1500 साल बाद भी चमक है। क्या इनके जो चित्रों के रंग है 1500 साल बाद भी चमकदार है। ये रंग जो है पौधों तथा खनिजों से बनाए जाते थे। इन महान कृतियों को बनाने के लिए कलाकार जो अज्ञात है, मतलब उनके बारे में नहीं पता चल पाया। ऐसे क्या अजंता का चित्र था ये ऊपर। तुमने इनमें से प्रत्येक चित्र में जो दिखता है उसका वर्णन कीजिए। अब ये बच्चे से पूछेंगे भाई बताओ तुम्हें इन चित्रों में क्या क्या चीज़ें दिख रही है, इनका वर्णन करो। हम बच्चों को ये सब चीज़ें करने को कहेंगे। आगे आपकी पुस्तकों की दुनिया। तो यहाँ पर है आपका इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना हुई। ठीक है, इसमें उत्कृष्ट रचनाओं के स्त्री पुरुषों की वीर गाथाएं तथा देवताओं से जुड़ी कथाएं है। करीब 1800 साल पहले प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य आपका शिल्पपद्दिकरम की रचना इलागो नामक कवि ने की। ठीक है, इलागो नामक कवि ने किसकी महाकाव्य की, आपका शिल्पपद्दिकारम की जो है यहाँ पर तमिल महाकाव्य की रचना की। इसमें जो आपका कोवलन नामक एक व्यापारी की कहानी है, वह पुहार में रहता था। कहाँ पर, पुहार में, कोवलन। तो इससे काफ़ी क्वेश्चन बनेंगे भाई प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य कौन सा है, किसके द्वारा रचना हुई, कब हुई। तो याद रखना 1800 साल पहले हुई है। और इसमें जो आपका कोवलन नाम का एक व्यापारी था जो कि आपका पुहार में रहता था। इसकी अपनी पत्नी
कनगी की अपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। तो क्या अपनी पत्नी को छोड़कर वह माधवी से प्रेम करने लगा। बाद में वह और कनगनी पुहार छोड़कर मुदेर चले गए। वहां पर पांड्य राजा के दरबारी जोहारी ने कोवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उसे प्राणदंड दे दिया। फिर क्या हुआ आपका, कनगी जो अभी भी उससे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख तथा रोष में भर गई और उसे जो है मुद्रे शहर का विनाश कर डाला। उसने क्या करा, आपके मुद्रे शहर का विनाश कर दिया। आगे चलते हैं आपका, यहाँ पर आपका शिलापदिक क्रम से लिया गया एक वर्णन है। इसमें क्या है, कवि ने आपका कनगी के दुख का इस प्रकार वर्णन किया है। ओ मेरे दुख को तो देखो, मुझे तो कोई सांत्वना तक नहीं दे सकता। क्या यह सही है कि विशुद्ध सोने में भी सुंदर तुम्हारा शरीर बिना धूला और धूल से सना हुआ यूं ही पड़ा है? यह क्या का न्याय है? गोधूली में इस स्वर्णिक आभा में आपकी फूल माला से ढके हुए आपके सुंदर वृक्ष स्थल वाले तुम जमीन पर गिरे पड़ो। मैं अकेली ऐसा हताश होकर कहाँ जाऊँ? क्या ईश्वर नहीं है? क्या इस देश में ईश्वर नहीं है? क्या उस स्थान पर ईश्वर रह सकते हैं जहाँ पर राजा की तलवार से निर्घोष नवागंतुक से प्राण ले लेती है? क्या ईश्वर नहीं है? नहीं है। तो इस प्रकार का क्या है, वो यहाँ पर विलाप कर रही थी। आगे चलते हैं आपका, एक और तमिल है आपका महाकाव्य, वो क्या है आपका मणि मेखलई को करीब 1400 साल पहले लिखा गया। किसके द्वारा? आपका सतनार के द्वारा लिखा गया। क्या था आपका, मणि मेखलई। इसमें क्या है, इसमें भी आपका यहाँ पर कोवलन तथा मेधवी की बेटी की कहानी की रचना की। इसमें इनकी बेटी की ये रचनाएं कई सदियों से पहले ही खो गई थी। उनकी पांडुलिपियां दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली। ये जो है आपकी पहले खो गई थी, लेकिन इनकी पांडुलिपियां दोबारा मिली है। अन्य लेखक जैसे आपके कालिदास हुए, जिसे हमने आपका 9 चैप्टर में पढ़ा है, जो कि संस्कृत में लिखते थे। क्या लिखा था आप मुझे कमेंट करके बताओ, क्योंकि काफ़ी प्रसिद्ध इनका नाटक था। पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण, हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानी जो बहुत ज़्यादा प्रचलित थी इसी काल में लिखी गई। इनमें आपके पुराण भी शामिल है। पुराण शब्द का मतलब क्या होता है, आपका शाब्दिक अर्थ है प्राचीन। पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा, पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानियाँ जो है इसमें देखने को मिलती है। इसमें देवी देवताओं की पूजन की विधियाँ, इसके अतिरिक्त संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में कहानी देखने को मिलेगी। अधिकतर पुराण जो है आपके संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। किसमें? संस्कृत में, जिससे उन्होंने जो है सुनकर तथा समझ सके, जिससे क्या हो सके, सब सुन सके, समझ सके। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया जाता है, जिससे लोग सुनने आते हैं। दो संस्कृत महाकाव्य आपका, कौन से दो संस्कृत महाकाव्य सबसे प्रसिद्ध? महाभारत तथा रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे हैं। तो याद रखना है कि रामायण और महाभारत भी महाकाव्य संस्कृत में लिखे गए हैं। तुम में से कोई भी बच्चा इन कहानियों से परिचित होगा, कि जो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं उन सबको इनके बारे में पता होगा। महाभारत में कौरवों तथा पांडवों के बीच की युद्ध की कहानी। इस युद्ध का उद्देश्य पूर्व वंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना। यह कहानी तो बहुत ही पुरानी है, पर आज भी हम जिस रूप में इसे जानते हैं वह 1500 साल पहले लिखी गई माना जाता है। पुराणों तथा महाभारत दोनों ही व्यास नामक एक ऋषि के संकलित थे। याद रखना है, महाभारत किसने लिखी? व्यास ने। प्लस आपका जो पुराण है वो भी व्यास ने। वहीं आपकी महाभारत में भगवत गीता भी है। क्या आपकी महाभारत में ही आपकी भगवत गीता सम्मिलित है। तो ये था आपका यहाँ पर मेघदूत का श्लोक। ठीक है, मेघदूत क्या है? यह उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है। मेघदूत में का एक अंश है यह कि आपके विरही प्रेमी बरसात के बादल में अपना संदेश वाहक बनाने की कल्पना की है। किसका आपका यहाँ पर बताएगा? ये आपका बताया गया यहाँ पर इनकी एक जो है प्रसिद्ध मेघदूत का श्लोक है, जो कि आपकी सबसे प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। तो यहाँ पर क्या है, देखो इनमें से किस तरह के कवि ने जो है बादलों की ओर ले जाती हुई ठंडी हवा का वर्णन किया। क्या बोला गया है इसमें आपका बोला गया है, तुम्हारी बौछारों से मुलायम हो उठी मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू से भरे हाथियों की सांस में बसी जंगली गुलर को पकाने वाली और आपकी शीतल बयार तुम्हारे साथ धीरे धीरे बहेगी। क्या तुम्हें लगता है? कालिदास को आपका प्राकृतिक प्रेमी कहा जाता है। तो किसके द्वारा? कालिदास के द्वारा ही मेघदूत भी लिखा गया। और पहले भी आपके कई नाटक जो इन्होंने लिखे उन्हें भी आप हमें बताओगे, जो कि आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हैं। इसमें आपकी रामायण की कथा जो है आपके कौशल के राजकुमार जो है आपके यहाँ पर राम के बारे में, उनके पिता जो है वनवास दे दिया था। वन में उनकी पत्नी सीता का जो है लंका के राजा कह सकते हो रावण ने जो है अपहरण किया। सीता को वापस लाने के लिए राम ने लड़ाई की। वे विजयी होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे। महाभारत की तरह रामायण भी एक प्रचलित कहानी है। क्या है? प्राचीन कहानी है, फेमस भी है। इसके बाद लिखित रूप में लिखी गई है। इसके बाद क्या किया? जैसे लिखित रूप में लिखा गया
संस्कृत रामायण के लेखक कौन है? आपके वाल्मीकि है। तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं रामायण किसने लिखी है और आपकी यहाँ महाभारत। तो याद रखना है महाभारत तथा पुराण जो है व्यास के द्वारा, वहीं आपकी रामायण जो है आपकी वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई है। और आपके यहाँ पर और आपकी रामचरितमानस भी होती है जो कि आपके यहाँ पर तुलसीदास के द्वारा लिखी गई है। तो तीनों चीज़ें जो है आपकी अलग अलग है, आपको याद रखनी है, आपको इन सब में कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पर है आपकी उस महाद्वीप में विभिन्न भागों में महाभारत तथा रामायण के भिन्न भिन्न रूपांतर लोकप्रिय है। इनके आधार पर नाटक तथा गीत तथा नृत्य परंपराएं भी उभरी है। पता करो तुम्हारे राज्य में कौन सा यहाँ पर रूपांतर प्रचलित है। ठीक है, हम बच्चों से ये सब चीज़ें पूछेंगे। आगे चलते हैं आपके यहाँ पर आम लोगों के द्वारा कही जाने वाली कहानी। अब आम लोगों के द्वारा भी कहानी कहते हैं, कविताओं तथा गीतों की रचनाएं करते हैं, गाने गाते हैं, नाचते हैं, नाटकों को लिखते हैं या फिर खेलते हैं। इनमें क्या है, इनमें से कुछ तो इस समय आसपास के जैसे जातक पंचतंत्र की कहानियों के रूप में लिखकर सुरक्षित कर ली गई है। जातक कथाएं जो कि अक्सर स्पूतों तथा रेलिंग अजंता की चित्रों के साथ दर्शाई जाती है। इसके लिए आपका कहानी जो अगले पृष्ठ पर दी गई है। इससे रिलेटेड कहानी हमने यहाँ पर दे रखी है, तो चलिए देखते हैं उसे भी यहाँ पर। तो यहाँ पर आपकी बंदर की कहानी। एक समय बंदरों का एक महान राजा हुआ था। वह जो है हिमालय के गंगा नदी के किनारे 80 अनुयायियों के साथ रहता था। इन सब बंदरों के जो एक खास आम के पेड़ के फल बहुत प्रिय थे। वे आम मीठे होते थे, इतने स्वादिष्ट आम धरातल पर नहीं उगते थे। एक दिन पका हुआ आम गंगा नदी के गिरकर जो है बहते बहते वाराणसी पहुंच गया। ठीक है, वो क्या हुआ, पेड़ से आम गिरा, नदी में गिरकर जो है वाराणसी पहुंच गया। उस वक्त नदी में वहाँ के राजा नहा रहे थे, तो उसे जो है वह आम मिला और उसे चक्कर वे हैरान हो गए। उसने जो है अपने राज्यों के जंगलों की देखभाल करने वालों से पूछा कि वे इस आम के पेड़ को ढूंढ सकते या नहीं। वे राजा को हिमालय की पहाड़ी पर ले गए। क्या करा उन्हें, राजा को हिमालय की पहाड़ी पर ले गए। वहां पहुंचकर राजा तथा उसके दरबारियों ने खूब आम खाए। रात में राजा ने देखा कि बंदर भी पके हुए आमों का मजा ले रहे। राजा को यह बात बुरी लगी तथा उन्हें मार डालने का फैसला किया। बंदरों ने राजा ने अपनी प्रजा को बचाने की एक योजना बनाई। क्या किया, बंदरों के राजा ने भी अपनी प्रजा को मतलब बंदरों को बचाने के लिए योजना बनाई। उसने क्या, आम के पेड़ों की टहनी को तोड़कर उसे आपस में बांधकर नदी के पुल बनाए। क्या बना लिया, नदी का पुल बना लिया। इसके एक छोर को वह तब तक पकड़े रहे जब तक कि उसकी सारी प्रजा ने नदी को पार न कर लिया। इससे क्या हुआ, इस प्रयास से वह इतना अधिक थक गया कि वह मरणशन होकर गिर पड़ा। राजा ने जब यह सब देखा तो उसने बंदर राजा को बचाने की काफ़ी कोशिश की, पर वह सफल न हुआ। ठीक है, तो बंदर राजा की मृत्यु के बाद जो उसे शोक हुआ और राजा ने उसे पूरा सम्मान दिया। तो क्या किया बंदर जो आपका यहाँ पर, उसने इतना सारा एक कह सकते हो त्याग किया। उसने उन सब बाकी को जो है दूसरी तरफ पहुंचाया। फिर उसके बाद जो है राजा को बुरा लगा तो उसने उसका भी सम्मान करने के लिए जो है यहाँ पर पूरा सम्मान किया। यहाँ पर आपका मध्य भारत में आपका भरूच के एक स्पूत में मिले एक पत्थर के उकरे हुए चित्र में इसे दिखाया गया है। तो ये आपका पूरा चित्रण किया गया। ये सब आपके बंदर हो गए, पेड़ हो गए, ये बंदर को उठा रखा है। तो क्या तुम बता सकते हो इसमें कहानी में कौन सा हिस्सा दिखाया गया है और यह हिस्सा क्यों चुना गया? तो बच्चे देखेंगे भाई ये इस टाइप का यहाँ पर हिस्सा गया दिखाया गया, ये हाथ में कुछ ले भी रही है। तो ये क्या करेंगे बच्चे, इस चीज़ से रिलेट करेंगे भाई कौन सा यहाँ पर आपका चित्रण किया गया। अब बात करते हैं विज्ञान की। पुस्तक के कई क्वेश्चन आपके यहाँ से डायरेक्ट बनेंगे, तो ध्यान से देखना, ध्यान से चीज़ें समझना। तो इसमें क्या है, इसी समय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टीय नामक पुस्तक लिखी। तो किसमें, संस्कृत में ही लिखी। उन्होंने लिखा कि दिन और रात जो है पृथ्वी के अपनी दूरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं, जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है और डूबता है। ऐसा नहीं होता। इन्होंने बताया कि सूर्य अपने ही स्थान पर है, लेकिन पृथ्वी जो अपनी दूरी पर चक्कर काटने की वजह से जो है यहाँ पर दिन और रात होते हैं। आगे चलते हैं। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की विधि भी ढूंढ निकाली जो लगभग उतनी ही सही है जितनी कि आज प्रयुक्त होने वाली विधियाँ। ठीक है, जो पहले होती थी, जो उन्होंने विधि ढूंढी और जो आज आपकी विधि प्रयुक्त होती है वो लगभग उतनी ही यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर क्या आपका वराही मिहिर तथा आपका ब्रह्मगुप्त तथा यहाँ पर भास्कराचार्य कुछ अन्य गणितज्ञ तथा खगोलवेत्ता थे जिन्होंने आपकी कई खोजी की। इनके बारे में और पता लगाए। तो याद रखना है, एक तो आपको ये सब के नाम आपको नोट डाउन करने हैं। दूसरा आपको आर्यभट्ट से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आर्यभट्ट को तो बहुत अच्छे से याद रखना है। तो इसमें क्या आपका शून्य अंकों को सबसे पहले होता रहा है, अंकों का प्रयोग सबसे पहले होता रहा, पर अब तक भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया।
गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा बनाई गई थी, तब यूरोप में फैल गई। आज भी यह पूरी दुनिया में प्रयुक्त की जाती है, ठीक है, प्रयोग की जाती है। रोम के निवासी जो है शून्य का प्रयोग बिना बगैर गिनती करते थे। उनके बारे में और अधिक जानकारी हासिल करने की कोशिश कीजिए। बच्चों को कहेंगे भाई बताओ, यहाँ पर आपने देखा कि जो यहाँ पर आपके यूरोप के निवासी है वहाँ के शून्य का प्रयोग बगैर गिनती के करते हैं। तो कैसे करते हो, हम बच्चों के एक्टिविटी के तौर पर देंगे, भाई ढूंढो ये सारी चीज़ें, पता करो। ऐसे ही आपका यहाँ पर आयुर्वेद है। आपका आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की विख्यात पद्धति है जो कि प्राचीन भारत में विकसित हुई। इसमें जो आपके दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे, दो प्रसिद्ध डॉक्टर थे, एक था आपका चरक जो कि आपका प्रथम द्वितीय शताब्दी में हुआ, और दूसरे थे आपके सुश्रुत जो कि आपके चौथी शताब्दी में हुए। चरक द्वारा रचित जो है आपके यहाँ पर चरक संहिता याद रखनी है। चरक के द्वारा आपकी चरक संहिता, काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं इनकी। औषधि शास्त्र की उल्लेखनीय पुस्तक है। क्या है इसमें, आपके औषधि शास्त्र से रिलेटेड एक पुस्तक है। अपनी रचना आपकी यहाँ पर शूर संहिता ने भी, श्रुतों ने आपका शल्य जो है चिकित्सा के विधियों का वर्णन किया है। तो सुश्रुत ने भी आपके यहाँ पर चीज़ें लिखी गई, अपनी पुस्तक सुश्रुत संहिता लिखी गई है। ऐसी आपके यहाँ पर चरिक संहिता चरक के द्वारा लिखी गई है। तो ये तो बहुत सिंपल है, आपको याद रखनी, क्योंकि नाम के अकॉर्डिंग इन्होंने दे रखी है, तो चीज़ें आपको ईजी हो जाएगी इनके नाम याद रखने की। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, आप सभी को इनके नोट्स बना लेने हैं शून्य से, आयुर्वेद से रिलेटेड। अब बात करते हैं आपके यहाँ पर उपयोगी शब्द, ये सब चीज़ें आपने पढ़ी है। आगे है आपका यहाँ पर, आपका हम बच्चों को देंगे भाई ये सुमेल कीजिए। तो स्पूत क्या है आपका, टीला हो गया। शिखर क्या है, ये सब चीज़ें पूछिए। मंडप क्या है, कहाँ पर होता है, मंदिरों में होता है, नहीं होता। आपका गर्भगृह में क्या चीज़ें थी, गर्भगृह के साथ साथ आप यहाँ पर दक्षिणा पत्र क्या था। तो ये सब चीज़ें हम बच्चों को एक्टिविटी के तौर पर देंगे। आपने ये सब चीज़ें अच्छे से पढ़ ली तो आपको ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे हम बात करेंगे यहाँ पर आपकी प्रमुख तिथियाँ, ये चीज़ आप एक बार देख लीजिए। स्पूत निर्माण की शुरुआत जो आपके 2300 साल पहले हुई। अमरावती जो है आपका 2000 साल पहले, और कालिदास जो है, कालिदास आपके कब 1600 साल पहले आपके आए थे। ऐसे आपके लोह स्तंभ जो है आपके यहाँ पर भीतरगांव का मंदिर जो कि आपका यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, अजंता की चित्रकारी आर्यभट्ट जो आपके 1500 साल पहले, ऐसे दुर्गा मंदिर जो आपका 1400 साल पहले आपको देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें होगी। यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर आपकी तिथियों की नज़र इस पूरी पुस्तक में, हमने आपका ये लास्ट चैप्टर है तो इन्होंने बताया पूरी पुस्तक में जो है आपकी 2000 की शुरुआती बिंदु से लेकर जो है आपकी घटनाओं प्रक्रियाओं की जो है यहाँ पर सारी तिथियों की जानकारी लिए। अन्य पुस्तकों में जब तुम पढ़ते होंगे तो उनमें अलग अलग तिथि लिखी होगी, लेकिन यहाँ पर क्या आपका सीक्वेंस वाइज दिया गया। इन पुस्तकों में इन तिथियों को पहले करीब तथा लगभग लिखा गया है। क्या लिखा गया, आपको बिल्कुल एक्यूरेट नहीं बताया कि इसके लगभग, ठीक है। जैसे कि शुरुआती तिथि आपकी यहाँ पर ये सारी चीज़ें दी। मेहरगढ़ आपका अध्याय 2 में पढ़ लिया। पूरा पाषाण युग भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा। तिथियाँ जो है लाखों वर्ष के रूप में लिखी गई। तो ये सारी चीज़ होगी, आप इनके भी नोट्स बना सकते हो। इंपॉर्टेंट चीज़ें, डायरेक्ट क्वेश्चन आपके इनसे बनेंगे। तो चलिए एक बार इन सब चीज़ों को भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्या है आपका यहाँ पर, पूरा पाषाण युग के लिए जो है तिथि लाखों वर्ष पहले के रूप में लिखी गई, ठीक। तो यहाँ पर मेहरगढ़ के लिए जो है कृषि तथा पशुपालन की शुरुआत हुई, याद रखना है। तिथि लगभग आपके यहाँ पर 6000 ईस्वी पूर्व। वहीं हड़प्पा में क्या हुआ, नगरों का विकास हुआ, कब आपका 2700 तथा 1900 ईस्वी पूर्व के बीच। ऐसे ऋग्वेद की आपकी रचना का काल क्या माना जाता है, 15, तो आपका 1500 से लेकर आपका 1000 ईस्वी पूर्व के बीच में। ऐसे महाजनपदों तथा गंगा के मैदानी इलाकों में नगरों का विकास आपका, या फिर कह सकते हो आप उपनिषद तथा जैन धर्म, बौद्ध धर्म के यहाँ पर आप कह सकते हो जुड़े हुए विचारों का आपका यहाँ पर 500 ईस्वी पूर्व, कहाँ पर 500 ईस्वी पूर्व। ये सब आपका एक ही चैप्टर में था। आगे आपका पश्चिमोत्तर सिकंदर का आक्रमण कब हुआ, ये भी चीज़ आपसे पूछी जाएगी। तो सिकंदर का आक्रमण आपका यहाँ पर 327 और 325 ईस्वी पूर्व हुआ। ये सब चीज़ें पढ़ी हुई है प्रीवियस चैप्टर में, तो सारे चैप्टर आप देख लेना। 10 के 10 चैप्टर आपके 6 क्लास के एनसीईआरटी में, पूरे 10 चैप्टर हमने आपके कंप्लीट कर लिए। तो यहाँ पर आपका चंद्रगुप्त मौर्य राजा कब बना, आपका यहाँ पर 321 हो गया। ऐसे अशोक का शासनकाल आपका क्या रहा, यहाँ पर 272 से लेकर 267 ईस्वी से रहा 231 ईस्वी पूर्व के बीच में, ठीक है। या कह सकते हो 72 से कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पर इन्हें कन्फ्यूजन है। या कह सकते हो इसका हमें एक्यूरेट डेट का नहीं पता लगा। 272 से लेकर 231 के बीच में रहा। संगम साहित्य की रचना 300 ईस्वी पूर्व। कनिष्क का शासनकाल आपका यहाँ पर 78 से लेकर आपका 100 वर्ष। ऐसे गुप्त साम्राज्य के यहाँ पर 320। ऐसे आपका यहाँ पर हर्षवर्धन का 606 हो गया। ऐसे वल्लभी का आपका यहाँ पर जैन साहित्य का संकलन जो है आपका
512 521 ईस्वी आपका चीनी यात्री श्वेन स्थान का भारत आगमन 630, इस टाइप के काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। पुलकेशिन द्वितीय का शासन जो है आपका 609 से लेकर 642 जो है रहा है। इन घटनाओं में जो अशोक की शासन की शुरुआत तिथियों के बारे में तो हमने एक एक तिथि को देखने से मिल सकती है। ये सब चीज़ें आपकी हो गई। आगे चलते हैं। ये आपका पूरा मानचित्र जो है इन्होंने हर एक पॉइंट का आपका दे रखा। आप इस मानचित्र को एक बार देख लेना। ज़्यादा क्वेश्चन आपके मानचित्र से नहीं आते, लेकिन ये आपका मानचित्र एनसीईआरटी में दिया गया है ताकि बच्चे अपने मानचित्र से रिलेटेड अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाए, देख पाए भाई कौन कौन से हमने आपके यहाँ पर चीज़ें पढ़ी है। आपका यहाँ पर उत्तर प्रदेश हो गया, जयपुर, राजस्थान, तो इस प्रकार से जो है बच्चे हर एक यहाँ पर स्टेट का पता लगा सके। तो यहाँ पर ये आपकी टिप्पणी का वो हो गया। ठीक है, तो ये आपकी पूरी बुक जो हमने कंप्लीट कर ली। आपके पूरे 10 चैप्टर जो है हमने आपके यहाँ पर डिस्कस कर लिए। सारे ही चैप्टर इंपॉर्टेंट थे। काफ़ी क्वेश्चन आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे। अगली क्लास में आपके यहाँ पर क्लास 7 के एनसीईआरटी डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको हिस्ट्री के चैप्टर डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो है आपको वहाँ पर पॉलिटी वगैरह और ज्योग्राफी। अब आपकी यहाँ पर जो है इसी प्रकार से सारी क्लासेस चलेगी। जिन्होंने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी जाकर चेक कर लेना। सीक्वेंस वाइज आपको सारी क्लासेस प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। साथ ही साथ सीडीपी का आपका कंप्लीट डिटेल कोर्स यहाँ पर कराए जा रहे हैं, जो कि आपके किसी भी टीचिंग एग्जाम को क्रैक करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो जाकर उसे चेक करना। कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और ऐसी ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव क्लासेस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन रखना, ताकि आपको सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो चलिए गाइज, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।